वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। गरिमा और राहुल घर की दहलीज से अंदर आते हैं। सावित्री आरती की थाली सजाकर उनके सामने आती है और बड़े ही दुलार से उनकी आरती उतारने लगती है। दोनों बहू बेटा सावित्री के पांव छू लेते हैं। खूब फलो, खूब फूलो और जल्दी से मोटे मोटे बच्चे हो तुम्हारे। दोनों दूल्हा दुल्हन मुस्कुराते हैं। गरिमा और राहुल अपने कमरे में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है सच में, कल की सोच सोच कर। राहुल प्यार से उसका हाथ थामता है। अरे डरो मत, सब सही होगा। तुम तो बोलोगे ही, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें थोड़ी ना बनाना है खाना। अरे तो तुम्हें आता तो है खाना बनाना, और क्या चाहिए? और अगर अच्छा नहीं बना तो क्या होगा? तो फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे तुम्हें। नहीं बना तो नहीं बना। हाँ, तुम तो बोल ही दोगे। ताने तो सब मुझे ही मारेंगे ना अगर अच्छा नहीं बना तो। राहुल अपना हाथ उठाकर गरिमा के कंधे पर रखता है और उसको थोड़ा और करीब ले आता है। सब ठीक होगा। जब तक मैं वहाँ खड़ा हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठाकर देखेगा, वादा है मेरा। गरिमा हल्का सा मुस्कुराकर राहुल के कंधे पर सर रख लेती है। अरे हाँ भाई, तुम अपने हाथ का चूरमा बनाकर खिलाओ ना सबको। मेरे लिए भी तो तुम लेकर आती थी ना, कितना स्वादिष्ट होता था। अरे हाँ, सही कहा। वो तो मैं कहता ही हूँ। गरिमा प्यार से राहुल की तरफ देखती है। ज्यादा हवा में मत उड़ा करो तुम। अगले दिन सभी घर के सदस्य देखते हैं कि रसोई के बाहर एक लंबी चौड़ी मेज पर पूरी दावत सजी हुई है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अरे कमाल कर दिया गरिमा। सिर्फ मैंने नहीं किया भैया, भाभी ने भी बहुत मदद करवाई है मेरी। अरे तो बताओ तो कि क्या क्या बनाया है। हाँ जी, वो आपको बताएगी मेरी प्यारी देवरानी गरिमा। गरिमा शर्मा कर मुस्कुराने लगती है। अरे बताओ, शर्मा क्यों रही हो? सब्जियां तो 4 हैं, हरा साग, आलू गोभी, छोले और मटर पनीर। भाई वाह। और पूरी बथुए का रायता और मेरा सबसे ज्यादा खास चूरमा। सावित्री ये सुनते ही एकदम से खिल उठती है और जाकर गरिमा का माथा चूम लेती है। कमाल कर दिया मेरी बच्ची। गरिमा मुस्कुराकर सावित्री के गले लग जाती है। सब लोग दस्तरखान पर बैठकर आराम से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह मेरी बिटिया, कमाल कर दिया तूने तो। कितने स्वाद छोले बनाए हैं। और पनीर, हाँ भैया, कितना कमाल का बना हुआ है। वाह वाह वाह। अरे आप लोग चूरमा तो खाइए, वो गरिमा सबसे बढ़िया बनाती है। सारे चूरमा खाने लगते हैं और खाते ही एकदम से चुप हो जाते हैं। गरिमा एकदम से सबकी चुप्पी देखकर घबरा जाती है और राहुल की तरफ देखती है। अब क्या हुआ? तभी एकदम से सब लोग गरिमा की ओर देखते हैं। ये क्या है ये? हे भगवान, हो गया सत्यानाश। शालू भी वो चूरमा खाते ही दंग रह जाती है। अरे क्या अमृत डाल दिया क्या इसमें तूने? क्या? कितना ज्यादा स्वाद चूरमा है ये। हाय मेरी बिटिया, तेरी बारी जाऊं। चाची कितना टेस्टी चूरमा बनाया आपने। गरिमा तभी एक लंबी सुकून की सांस भरती है। ए शालू बेटा, तू इसे अपने ढाबे में लगा ले। मैं तो कह रही हूँ। हाँ, वो तो मैं लेकर जाऊंगी। इसके हाथ का चूरमा खाकर तो पागल ही हो जाएंगे सारे ग्राहक। आपके ढाबे पे? और क्या, देवरानी जेठानी मिलकर चलाएंगी बढ़िया सा ढाबा। गरिमा के मन में मानो खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। वो मुस्कुराकर राहुल को देखती है और राहुल की छाती मानो तभी गर्व से फूल जाती है। अगले दिन से ही शालू अपने ढाबे पर गरिमा को ले जाना शुरू कर देती है। गरिमा, तुम इतने फटाफट से अपना चूरमा तैयार करो, मैं तब तक तुम्हारे भैया का डब्बा तैयार करके थाने दे आती हूँ। ठीक है भाभी। गरिमा तभी के तभी चूरमा तैयार कर देती है और शालू अभिनव के लिए डब्बा तैयार करके उसे देने चली जाती है। ए छोटू, छोटू, एक 12-13 साल का बच्चा अंदर आता है। हाँ जी दीदी।
बाहर मेन्यू में फटाफट जाकर चूरमा का नाम लिख दे ताकि लोग देखें, नहीं तो किस किस को बताते फिरेंगे। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद ढाबे पर गहमा गहमी शुरू हो जाती है। सब लोगों की नजर जैसे ही चूरमे पर पड़ती है वो तुरंत उसका ऑर्डर दे देते हैं। अरे वाह वाह भाई, क्या स्वादिष्ट चूरमा बनाया है सलवाई ने। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, मजा आ गया। सच में भाई, ये खाकर तो मजा ही आ गया भैया। हाँ। शालू खुशी से उछलती हुई गरिमा के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। कमाल कर दिया मेरी बहना, लोग तो फूले नहीं समा रहे तेरे हाथ का चूरमा खाकर। सच में? और क्या? गरिमा भी ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। कुछ दिनों में ही उसका चूरमा इतना चल पड़ता है कि ढाबे पर दूर दूर से लोग गरिमा का चूरमा खाने आने लगते हैं। शालू और अभिनव अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कमाल कर दिया गरिमा की चूरमे ने तो। अरे हाँ, उसके चूरमे की तो खूब तारीफ सुनो मैं, माँ और कुल्लू के मुंह से तो खासकर। सच में हाथों में जादू है, जादू उसके तो। अरे कल थोड़ा सा चूरमा थाने में भी ले आना, सबको खिलाऊंगा। क्या पता कोई हवलदार या थानेदार खुश होकर आ ही जाए तुम्हारे पास ढाबे में। बिल्कुल ले आऊंगी इंस्पेक्टर साहब। गरिमा और शालू ढाबे पर खाना बना रहे थे। तभी शालू गरिमा की ओर एक खाली डब्बा करती है। गरिमा, थोड़ा सा चूरमा इसमें भी डाल दे, तेरे भैया बोल रहे थे कल चूरमा ले आना। अरे अभी लो। अरे इतना क्या करेंगे वो, कम कर दे, नुकसान हो जाएगा वरना। हाय भाभी, कितनी जालिम हो आप, बेचारे भैया पे ही कंजूसी दिखा रही हो। हाँ तो वो कौन सा कम है, एक साड़ी दिलाने को कहो तभी बोल देते हैं कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है अभी। चल ठीक है, मैं देने जा रही हूँ, तो संभाल लेना तब तक। ठीक है भाभी। शालू थाने में अभिनव को लंच देने चली जाती है। और देकर वापस आ जाती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था कि तभी शालू देखती है सामने से एक हवलदार दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। ये कौन है? ये तो धीरू है। कौन? तुम्हारे भैया के थाने में हवलदार है। गरिमा और शालू तुरंत बाहर निकल कर आते हैं। क्या हुआ धीरू? धीरू ऊपर से नीचे तक डर से कांप रहा होता है। शालू का मन उसकी ये हालत देखते ही दहल उठता है। क्या हुआ धीरू? वो साहब। हाथ पैर दिमाग सब सुन शालू वहाँ खड़े खड़े अपनी सारी सुध बुध भूल जाती है। ये देख गरिमा का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। क्या हुआ? अरे वो साहब खाना खा रहे थे, अचानक एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो जमीन पर गिर पड़े, उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन शालू जोर से धीरू का गिरेबान पकड़ लेती है। शालू की आंखों में मानो किसी किस्म का पागलपन उतर आया हो। लेकिन क्या, बताओ मुझे। लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालू की हथेली धीरे धीरे धीरू के गिरेबान पर से ढीली पड़ने लगती है और वो जमीन पर जा गिरती है। संभालो भाभी, संभालो खुद को। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। भाभी सुनो तो मेरी बात, भाभी सुनो ना। मैं राहुल को बुला रही हूँ, उसके आते ही हम चलेंगे देखने, ठीक है? अब डरो मत। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। राहुल साहब को भी पता चल गया होगा, उनको दूसरा हवलदार गया बताने। आप अभी मेरे साथ अस्पताल चलो एक बार, वो भी वहीं आ जाएंगे। गरिमा और शालू फटाफट से धीरू के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, जहां राहुल खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। गरिमा दौड़ती हुई राहुल के पास जाती है। क्या हुआ? राहुल की आंखों में आंसू और सिर्फ दुख होता है। पता नहीं, मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि भैया। राहुल अपनी आंखों पर हाथ रख रोने लगता है। राहुल को इस तरह रोते देख अब गरिमा का भी पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ जाता है। तभी शालू वहां आती है। ए राहुल, तू बता ना क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं? राहुल बिना कुछ बोले बस रोता रहता है। अरे बोल ना राहुल बोल ना। डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया नहीं रहे। झूठ, तू भी झूठ बोल रहा है। शालू दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर चली जाती है। राहुल और गरिमा भी दौड़ते हुए उसके पीछे अंदर जाते हैं। कुछ डॉक्टर खड़े हुए हैं। शालू, गरिमा और राहुल उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आप शांत हो जाइए।
मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ये सभी कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये जो भी बोल रहे हैं वो सच है। जब तक उन्हें अस्पताल लेके आए तब तक जहर का असर पूरा हो चुका था, तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं नहीं, ये क्या? तभी राहुल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा था कि जहर चढ़ गया? हाँ, जहर मिला है इनके शरीर में। क्या जहर? पर ये कैसे हो सकता है? वो तो थाने में थे। तभी राहुल देखता है कि सामने से एक पुलिस अफसर उसकी तरफ आ रहा है। आप अभिनव के परिवार से हैं? जी हाँ, उनका छोटा भाई। एक बार आपको हमारे साथ थाने आना होगा पूछताछ के लिए। कैसी पूछताछ? और ये कह रहे हैं कि देखिए, ये मामला अब बहुत पेचीदा हो चुका है, तो आपको हमारे साथ आना होगा। पर हुआ क्या है साहब? वहीं चल के बताते हैं, चलो। राहुल तभी के तभी गरिमा को शालू के पास छोड़कर उनके साथ थाने चला जाता है। सर, अब तो बता दीजिए कि ये सब क्या हो रहा है। भैया तो थाने में थे और वो ये जहर वगैरह क्यों खाएंगे? खाया नहीं, किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया था। क्या? जी, अभी तो उनका पोस्टमार्टम होने जा रहा है, तो उसके बाद ही पूरी बात पता लग पाएगी। पर यह कैसे हो सकता है? उनका खाना तो भाभी और मेरी पत्नी बनाती है अपने ढाबे पे, और मेरी भाभी ही देने जाती है। इन दोनों के अलावा तो कोई छूता भी नहीं है उनके खाने को। देखिए, जो भी वो खा रहे थे उन सभी चीजों को भी हमने जांच के लिए भेजा है, ताकि पता लग जाए कि किसमें था ये जहर। बाकी एक बार रिपोर्ट्स आ जाए, पूरी बात तो तभी पता चल पाएगी और जांच पड़ताल भी तभी शुरू होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर जाके माँ को कैसे बताऊं और उनके बेटे को कैसे बताऊंगा कि उसका बाप चला गया उसे छोड़ के। उस बेचारे मासूम बच्चे का क्या हश्र होगा। देखिए, हौसला रखिए, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। अभिनव हमारे भी भाई की तरह ही थे। पूरे विभाग में सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, तो पूरा विभाग अपनी पूरी जान लगा देगा ये पता करने में कि इस सब के पीछे कौन है। शमशान घाट, धधकती चिता के सामने सब खड़े हैं। वातावरण भारी और गमगीन, धुएं से आंखें और भी भर आती हैं। हाय राम, मेरा बेटा ही क्यों? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? छोटा होते कहता था, माँ तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे साथ आऊंगा, और आज मुझे अकेला छोड़ के चला गया। वो फिर चिता की तरफ हाथ बढ़ाकर बेकाबू हो जाती है। बेटा, जरा एक बार बोल तो दे, माँ मैं यहाँ हूँ। शालू चिता के पास बेसुध सी आंखों में आंसू भरे बैठी है, अपने बेटे को सीने से लगाए। उठो अभिनव, देखो तुम्हारा बेटा रो रहा है। तुमने वादा किया था ना, हमेशा साथ रहेंगे। ये कैसा साथ है? उठो ना। उसका बेटा मासूमियत से पूछता है। माँ, पापा कहाँ चले गए? वो कब आएंगे? सब क्यों रो रहे हैं माँ? पापा को बुला लो ना। ये सुनकर शालू चीख पड़ती है और अपने बेटे को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, पापा बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। धीरे धीरे चिता की लपटें बुझ जाती हैं और सब घर लौट आते हैं। घर में मातम पसरा है। गरिमा लगातार अपने पति राहुल के कंधे पर सिर रखकर सुबक रही है। उसका बेटा अब भी बार बार वही सवाल कर रहा है। माँ, पापा कब आएंगे? घर के सभी सदस्य इकट्ठा एकदम चुपचाप बैठे हैं। एक पुलिस अफसर अंदर आता है। सबकी आंखें उसकी ओर उठती हैं। राहुल दौड़कर पुलिस अफसर के पास जाता है। अब हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है। तो क्या पता चला है? उसमें यह आया है कि
जहर चूरमे में मिलाया गया था, तो आपके घर की तलाशी लेनी होगी ताकि पता चल सके कि यह जहर किसके पास से आया था। सब लोगों की नजर सीधा गरिमा की ओर जाती है। पुलिस अफसर की बातें सुनते ही मानो गरिमा पर बिजली कौंध जाती है। ये क्या कह रहे हैं राहुल? चिंता मत करो। मुझे नहीं पता राहुल, चूरमे में ये सब कैसे आया? मैं ये सब क्यों करूंगी? गरिमा, मुझे पता है कि तुम ये कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राहुल की सांत्वना देने के बावजूद भी बाकी के घर के सभी सदस्यों में मन ही मन शक का बीज उतर चुका था, जिससे वातावरण में और भारीपन घुल जाता है। अफसर एक पौधे को तोड़कर ध्यान से देखता है और वापस सभी के सामने ले आता है। ये पौधा किसने उगाया था बगीचे में? पुलिस के पास वो पौधा देखकर गरिमा के अंदर का खून मानो एकदम से सूख जाता है। मैंने लगाया था। यही है, ज्वार के इन सूखे पत्तों से निकला जहर ही हमें चूरमे में मिला था। ये पत्ते जानलेवा होते हैं, पशु तक इन्हें खा ले तो मर जाते हैं। सबके चेहरे पर सदमा छा जाता है। गरिमा, तूने? गरिमा वहीं बिखर जाती है। भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तभी पीछे से 2 लेडी कांस्टेबल वहां आती हैं। और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल देती हैं। गरिमा धीरे से नजर उठाकर शालू की ओर देखती है। शालू की नजरों में गरिमा को ना तो कोई सांत्वना और ना कोई विश्वास दिखता है। होता है तो सिर्फ खाई से भी गहरा दुख। शालू तभी अपनी नजरें उससे फेर लेती है। तभी वहां खड़ी सावित्री बोल पड़ती है। कहा था तुझसे कि मेरी मर्जी से शादी करना, लेकिन नहीं, तुझे इसी डायन को घर में लाना था। लिखा गई तेरे भाई को। माँ, मैं उससे जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन सारी चीजें तो चीख कर उसी का नाम ले रही हैं। भाभी, कम से कम आप तो ये मत बोलिए। आप तो उसे अच्छे से जानती है। मैं तो क्या जानती हूँ क्या नहीं, कि मुझे नहीं पता। भाभी, मैं वादा करता हूँ, इस हादसे के असली गुनहगार को मैं पकड़ के रहूंगा और ये साबित करूंगा कि मेरी गरिमा ने ये नहीं किया। राहुल, कुल्लू को स्कूल से ले आ। अभी शालू भी उठने की हालत में नहीं हो रही। मुझे भी बाजार जाना है एक बार। जी। राहुल तुरंत उसे उठाकर देखता है। उस पेन को देखते ही उसके दिल में एक झटका लगता है। ये तो वही पेन है जो भैया को मैंने उनके जन्मदिन पे दिया था। बिल्कुल इसी तरह से लिखा था उस पर भी। तभी अवंतिका उस वक्त वहां आ जाती है और राहुल को पेन देखते हुए पकड़ लेती है। अचानक एक झटका खाती है और आकर राहुल के हाथ से वो पेन झपट लेती है। जी, आप कौन? मैं वो कुल्लू है ना, उसका चाचा। अवंतिका की आंखों में मानो एक खौफ सा छा जाता है। माफ कीजिएगा, पूछ सकता हूँ कि ये पेन आपके पास कैसे आया? इस पर तो मेरे भैया के नाम के पहले 2 अक्षर हैं। मैंने ही बनवाया था उनके जन्मदिन पर देने के लिए। अरे, ये मुझे एक दोस्त ने दिया था, शायद सेम इनिशियल्स होंगे। इत्तेफाक है। राहुल उसके चेहरे को पढ़ता है लेकिन कुछ कहता नहीं। उसके अंदर शक और गहरा जाता है। राहुल के दिमाग में अभी भी पेन का मंजर घूम रहा है। उसका चेहरा सख्त है और आंखों में बेहिसाब उलझन। वो डर क्यों गई भैया के बारे में पूछते ही? अगर सच में बस इत्तेफाक होता तो ऐसे घबराती क्यों?
दूसरे दिन राहुल जानबूझकर स्कूल आता है। इस बार उसका इरादा सीधा टीचर से बात करने का होता है। राहुल स्टाफ रूम के पास जाकर रुकता है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। राहुल अपने भतीजे की क्लास तक जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। चाचू। बेटा, आज तुम्हारी मैडम कहाँ है? ओ, आज नहीं आई। राहुल के मन में शक और बढ़ जाता है। राहुल फिर से स्टाफ रूम में जाता है और वहाँ की सबसे वरिष्ठ अध्यापिका से अवंतिका के बारे में पूछने लगता है। मैडम कहाँ है? कल तो थी, आज क्यों नहीं आई? अरे आपको नहीं पता? उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। रिजाइन? मतलब कब से डाला हुआ था उन्होंने? नहीं, असल में जब हमें पता चला तो हमें भी बड़ा झटका लगा, वरना वो तो इस स्कूल में पिछले 7 सालों से काम करती थी। अगर ऐसा होता तो किसी को जरूर बताती। कल घर जाने से पहले ही रिजाइन डाल के गई थी वो, बिना किसी को बताए। पहले पेन, फिर डरना, और अब एकदम से रिजाइन। कुछ तो है जो वो सबसे छुपा रही है, और मैं ये राज खोल के रहूंगा। आपको ये पता है कि वो कहाँ रहती है? असल में मेरे भतीजे का उनके पास ट्यूशन लगवाना था गणित का। चलो मैं बता देती हूँ आपको। टीचर उसे अवंतिका के घर का पता देती हैं। सीधा अवंतिका के घर की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे दिखता है कि अवंतिका के घर पर ताला लगा है। ये तो यहाँ है ही नहीं। पड़ोसियों से पूछता हूँ, शायद कुछ पता लग जाए। अंदर से लकड़ी की छड़ी लिए एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। काकी, इस बगल वाले घर में जो लड़की रहती थी वो कहाँ गई है? आपको कुछ पता है क्या? बेटा, बता के तो कहीं नहीं गई अवंतिका, पर शायद अपने बिहार वाले गांव में गई होगी। अच्छा, तो आपको वैसे पता है कि उनका गांव कौन सा है, या बिहार में कहाँ रहती है? हाँ, एक बार बताया था उसने मुझे। आप मुझे बता सकती हैं? मेरा एक बहुत ही कीमती सामान है असल में उनके पास। हे भगवान, उस अच्छी भली लड़की को पता नहीं कौन सी हवा लग गई, लोगों के सामान भी लेकर भागने लगी अब तो। राहुल ये सुनकर थोड़ा विचलित और अचंभित हो जाता है। हवा लग गई मतलब काकी? अरे, हर तीसरे दिन किसी पुलिस वाले को अपने घर बुलाए रहती थी। ये सुनते ही मानो राहुल के जहन पर कोई कहर टूट पड़ा हो। भैया किसी और के साथ? ये कैसे? रुक बेटा, मैं बताती हूँ तुझे उसका पता। तू जाके ले आ अपना सामान। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन, उसके चक्कर में मत फंसियो तू भी। अरे नहीं नहीं काकी, बिल्कुल नहीं। राहुल अवंतिका के गांव वाले घर का पता लेकर सीधा शालू के पास जाता है और ये सारी बातें उसे बता देता है। क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम? भाई थे वो तुम्हारे। भाभी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर ये मेरी गरिमा का सवाल है। तो तुम कह रहे हो कि उसने मारा है उन्हें? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ फिलहाल भाभी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो पेन उसके पास कैसे आया, और भैया क्यों जाते थे उसके पास। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाभी, मैं बस अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। शालू थोड़ी देर तक चुपचाप राहुल की ओर देखती रहती है। ठीक है। अगले दिन शालू और राहुल अवंतिका के गांव में चले जाते हैं। दिन पूरा ढल चुका था जब तक वो अवंतिका के घर पहुंचे। घर काफी बड़ा था, जिस पर कई सारी खिड़कियां थीं। तभी उन्हें कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। शालू और राहुल सर से पांव तक कांप उठते हैं। बहुत हुआ ड्रामा। राहुल सीधा अंदर घुस जाता है और उसके पीछे पीछे शालू भी आ जाती है। सामने का मंजर इतना खौफनाक और अविश्वसनीय था, राहुल के पैर मानो जमीन में गड़ जाते हैं
और उसके पूरे शरीर को एकदम से लकवा मार जाता है। सामने अवंतिका और अभिनव एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे थे। भैया, अवंतिका और अभिनव उन्हें देखते ही डर से कांपने लगते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब देखो, जरा मेरी बात सुनो। आपको मैंने आपकी चिता को अपने हाथों से आग दी है, अपने हाथों से। अगर आप यहाँ हो तो वो कौन था? अभिनव चुपचाप कांपता हुआ अपने भाई और अपनी बीवी की ओर देखता रहता है। बताओ भैया, वो कौन था? अभिनव सर झुका लेता है। अब तुम शांत हो जाओ। दरअसल जंगल में पुलिस को झुलसा हुआ एक शव मिला था और हफ्तों की छानबीन के बाद भी हमें उसके बारे में पता नहीं चला। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। फिर थाने के हर छोटे बड़े इंसान को भी मैंने अपने साथ शामिल कर लिया। लगा कर सारा इल्जाम गरिमा पर डाल देंगे तो किसी को शक नहीं होगा। सबको लगेगा कि जमीन के लालच की वजह से उसने ये किया। तो आपकी वजह से मेरी गरिमा जेल में है। उसने क्या बिगाड़ा था? हाँ, तो प्यार करने का हक तुझे ही है, मुझे भी है। तेरी तो करा दी इन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी, और मेरी बारी में बिना पूछे मुझे इससे बांध दिया। मैं प्यार करता हूँ इससे, हक है मुझे भी। राहुल अपना माथा पकड़ लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी शालू उठकर सीधा ज्वाला सा खौलता हुआ गुस्सा लेकर अभिनव के करीब जाती है और जोरदार चांटा मारकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तो इसमें मेरी गलती बताओ, जिसने तुम्हारे पीछे 10 साल बर्बाद कर दिए। उस बेटे की गलती बताओ जो रोज मुझसे पूछता है माँ पापा कब आएंगे, बताओ उसकी क्या गलती। शालू जोर से एक और चांटा अभिनव के मुंह पर जड़ देती है। बताओ क्या है हमारी गलती? न अपने बच्चे के सगे हुए, न अपनी माँ के, तो मेरे क्या होगे? तुम्हारी इस दरिंदगी ने पता नहीं है कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल चुपचाप जमीन पर पड़ा ये सब सुन रहा था। तुम पति तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। काश ये देखने से अच्छा होता तुम मर ही गए होते। रहो तुम यहाँ अपनी इस 2 टके की रखेल के साथ। बस जिन 2 कौड़ियों की पुलिस वालों को तुमने अपने खेल में शामिल किया, उन्हें बोल दो कि गरिमा को छोड़ दे, क्योंकि माँ तो जीते जी मर जाएगी तुम्हारी अगर उन्हें ये सब पता चला कि उनका बेटा इतना गिरा हुआ है। शालू चुपचाप जाती है। माँ को क्या बोलोगे? शालू मुड़ती है और अवंतिका की ओर देखती है कि तुम्हारा असली कातिल मिल गया। शालू और राहुल जाकर गरिमा को जेल से रिहा करवा देते हैं और सारी बात हमेशा के लिए अपने अंदर ही दफना देते हैं। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।